जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहां पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11 की सोशियोलॉजी के एक चैप्टर को हम ले रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ बुक नंबर 2, विच इज सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ये चैप्टर अक्सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत लेंदी लगता है, पढ़ना तो दूर की बात, इस चैप्टर को छूने का मन नहीं करता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आता। तो ऐसा वीडियो तुम लोग ढूंढ रहे होगे जो, क्योंकि एग्जाम अब तुम लोगों के सर पे है, तो तुम लोग ढूंढ रहे होगे ना कि ऐसा वीडियो मिल जाए जहाँ पे इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को समझा दिया जाए, वो भी इजी वे में, है ना। सो अगर तुमने इस बुक को अभी भी नहीं छुआ है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, उसके बाद भी इफ यू फॉलो द गाइडेंस गिवन इन द वीडियो, अगर तुम इस चैप्टर को वीडियो के देखते हो, तो आई कैन अश्योर यू कि तुम्हारे दिमाग में ये चैप्टर याद हो जाएगा, रट लोगे इस चैप्टर को, ठीक है। बस ये फॉलो करना है जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले तुमको पूरे सेशन को एंड तक देखना है, दूसरा अच्छे से सुनना है, और फिर जो टेलीग्राम है वहां पे जाके, अभी मैं क्यूआर शेयर करूंगी, तो टेलीग्राम पे जाके तुम्हें इस पीपीटी को लेना है, रीड आउट करना है लाइन बाय लाइन। देन यू हैव टू इंश्योर कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट वाले पीपीटी में, या पीडीएफ कह लो, तो उसमें तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इंसर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, उससे तुम रीड आउट कर लोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट वेरी स्मॉल थिंग यू हैव टू डू, जो मैंने अभी बताया। सो कॉपी पेन लेके बैठोगे तो तुम्हारा मन लगेगा सुनने में और चीजें समझ में आएंगी। सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? समाज में कुछ बदलाव आते हैं, और बदलाव के साथ साथ, अब मान लो कोई ऐसा बदलाव है जो बार बार आ रहा है, जैसे मान लो आज तुम्हारा स्कूल इस प्लेस पे था, ए लोकेशन पे था, कल तुम्हारा स्कूल बी लोकेशन पे चला गया, फिर परसों तुम्हारा स्कूल इस लोकेशन पे चला गया। तो इस तरीके का चेंज तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। इससे मतलब ऐसा चेंज हमें अपनी जिंदगी में चाहिए होता है ना, जो बहुत पॉजिटिव हो और ज्यादा स्टेबिलिटी लाए हमारे जिंदगी में। अगर सोशल चेंज बहुत ज्यादा होता है, जैसे तुम्हारे स्कूल का लोकेशन बार बार बदले, तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, है ना। तो सोशल चेंज यानी कि समाज में चेंज आना बहुत जरूरी है। ये यू कैन से पार्ट होता है हमारी जिंदगी का, कि समाज में चेंजेस आते हैं। इवन हम बात करें नॉर्मल डेज की, तो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज हो रहा होता है, हम रियलाइज नहीं करते पर हो रहा होता है ना। तो वैसे ही समाज में भी हर सेकंड पे चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑर्डर का मतलब होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अपने के स्कूल के बारे में बताया कि अगर आपका स्कूल का लोकेशन बार बार चेंज होगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको क्या चाहिए? एक ऑर्डर भी चाहिए, सोशल चेंज भी चाहिए, आपको लाइफ में ऑर्डर भी चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको समाज में, अपने लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए। आपको रोज रोटी सब्जी नहीं खाना होता, आपको कभी कभार नूडल्स चाहिए, समोसे चाहिए, कुछ घर में नया बनता रहे, ऐसा भी चाहिए कभी कभार, है ना। तो समाज में चेंज भी चाहिए और समाज में एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी चाहिए। यही हम पढ़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया या सोसाइटी, ठीक है। तो एक ग्लिम्स मिल गया चैप्टर का। टेलीग्राम का क्यूआर स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, एंड इंस्टाग्राम का भी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे तुम्हें स्कैन करना है और क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्यूआर ज्वाइन करोगे टेलीग्राम पे, तुम्हें नोट मिल जाएगा, जिस नोट्स की एंड क्वेश्चंस की मैं बात करी हूँ यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे तुम कनेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट्स को और ज्यादा पर्सनलाइज्ड वे में पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस चैनल के साथ भी शेयर कर सकते हो। ऑल्सो अगर तुमने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो इंश्योर कि तुम लोग लाइक कर रहे हो। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ओके। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ग्लिम्स दिया कि सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज मतलब तुम्हारे समाज में चेंज आ रहा है, यानी कि रिलेशनशिप, सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ रहा है, सोशल रिलेशंस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है उसमें बदलाव आ रहे हैं, एंड बिहेवियर दैट हैपन ओवर टाइम। सो सोशल चेंज इज नॉट अबाउट कि हमारे समाज में कोई भी चेंज आ रहा, कोई भी चेंज आ रहा तो उसे हम सोशल चेंज कहेंगे। ऐसा चेंज जो हमारे समाज को ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोशल चेंज, ठीक है। ऐसे समाज में चेंजेस जो हमारे रिलेशंस को चेंज करे, हमारे बिहेवियर्स को चेंज करे, हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़े, हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट पड़े, हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़े, तो उसे हम कहते हैं सोशल चेंज। स्मॉल डे टू डे चेंजेस को हम सोशल चेंज का पार्ट नहीं मानते हैं। तो एक होते हैं हमारे डे टू डे चेंजेस, वो हमारे पर्सनल होते हैं, और जो समाज में घटनाएं क्रम हो रही होती है, जो पॉलिसीज प्लान्स लाए जाते हैं, वो सारे सोशल चेंज के ही अंतर्गत होते हैं, पार्ट होते हैं,
ठीक है। वाई चेंज मैटर्स, हमने एक बॉक्स पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, चैप्टर में एक बॉक्स है जहां पे आपको बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ही हुए हैं हमारे धरती पे आए हुए, ठीक है, एज अ सिविलाइजेशन। और जब से हम आए हैं तब से लेके अभी तक रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। काफी चेंजेस आए रैपिड सोशल चेंजेस में, जैसे कि विजिबल मेनली हम देखते हैं कि ज्यादातर चेंजेस 400 से 500 साल में आए, और उससे भी ज्यादा स्पीड में चेंजेस आए हैं इन पिछले 100 सालों में, जहां पे हमने देखा कि कितने स्पीड से टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है, हमारे डे टू डे बेसिक लाइफ में चेंज आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस अभी रिसेंट 100 ईयर्स में देखने को मिला है। उसमें भी थोड़ा सा जूम करोगे तो कुछ पास 40-50 ईयर्स में ही तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, जैसे कि अपने दादाजी से भी पूछोगे, दादी माँ से भी पूछोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो चेंजेस हैं वो मतलब उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो थोड़ी स्टेबल चल रही थी, लेकिन आज जो सोसाइटी है उनके जनरेशन से ये वाले जनरेशन को कंपेयर करोगे, रोबोटिक्स, एआई, तो थोड़ा बहुत अंदाजा तुम्हें लगेगा कि कितना ज्यादा समाज में चेंज हुआ है, ठीक है। कभी घर पे बैठो तो बातें किया करो, तब तो चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगी, ठीक है। हर चीज सिर्फ बुक से रिलेट करोगे तो ही नहीं समझ में आती है। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज के बारे में बात करें तो कुछ स्पीड होती है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि पिछले 100 सालों में बहुत ज्यादा स्पीड से चेंज आए हैं। तो जब स्पीड में, बहुत स्पीड में चेंज आ रहा होता है ना, तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरी चेंज। ऐसे चेंजेस जो अब्रप्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड लाए जाते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे सोसाइटी को, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। और कुछ चेंजेस जो कि धीरे धीरे आते हैं उसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस। मेनली इवोल्यूशनरी चेंजेस में हम देखते हैं कि ह्यूमंस का जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल भी ना कहो, हम कहते हैं कि हम स्मॉल क्या बोलते हैं, लिविंग सेल से हम आए हैं, है ना। तो वहां से लेके कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, होमोसेपियंस बने, तो ये होल जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी चेंज, जो कि ग्रेजुअल था और बहुत ज्यादा स्लो था। इसका एग्जाम्पल तुम ये इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि चेंजेस होते हैं जो चाइल्डहुड में नॉर्म्स ओवर द सोसाइटी, वो भी एक एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारा। रेवोल्यूशनरी चेंज की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशनरी चेंज ऐसे रहे कि ये बहुत अचानक से आते हैं समाज में और समाज को बहुत ज्यादा चेंज करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल, जैसे कि हमने देखा ना, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी के आइडियाज आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से टेक्नोलॉजीज, मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इंडस्ट्रीज का सेटअप बढ़ जाता है और तमाम तरीके के चेंजेस हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो एक हो गया हमारा इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी ऑन द बेसिस ऑफ पेस, मतलब स्पीड, पेस स्पीड एक ही बात है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोशल चेंज। अब नेचर की बात करते हैं कि समाज में नेचर कौन से किस तरीके से चेंजेस आते हैं, किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो कुछ चेंजेस हमारे कल्चर में आते हैं, हमारे आइडियाज, हमारे वैल्यूज, हमारे सोच में जो चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं कल्चरल चेंज, ठीक है। और कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे समाज के स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है, कुछ पॉलिसीज बदल रही हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आ रहे हैं। सो वो सारे हमारे स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का एग्जांपल हो गया कि हमारे इंस्टीट्यूशंस और सोशल रूल्स में से चेंज आए तो उसे हम कह लेंगे स्ट्रक्चरल चेंज। अब इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, जैसे कि यूज होने लग गया ऑफ करेंसी, कैश मनीज, तो वो हो गया तुम्हारा एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। पहले बैटर सिस्टम था, कॉइन्स का सिस्टम आया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कैश का सिस्टम। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर चेंज है जो हमारे इकोनॉमी में आता है और हमारे लाइफ को बहुत हद तक बदलता है। यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ अर्बनाइजेशन एज वेल, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज है जो हमारे सोसाइटी में बहुत जैसे इंडिया में आता है और हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी सोसाइटी को बहुत हद तक बदलता है। तो ये सारे तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स तुम लोग लिख सकते हो। एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज क्या होता है। कल्चरल चेंज की बात करें तो हमारे आइडियाज में, अभी एक बुक में तुम्हारे एग्जाम्पल दिया हुआ था कि पहले जो चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट था ना वो नहीं हुआ करता था। मतलब चाइल्डहुड इन द सेंस कि अगर तुम बच्चे हो, तुम 8 से 10 साल के या छोटे हो, फिर भी तुम क्या किया, तुम्हें एक यंग एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। चाइल्डहुड में भी तुम्हें यंग अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, जब तक तुम्हें जब तुम छोटे होते हो तो तुम क्या करने लग जाते हो,
तुम लोग अपने फैमिली के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लग जाते हो, छोटा-मोटा काम ढूँढ के करने लग जाते हो। पहले के अगर लोगों के बारे में पढ़ोगे भी तो भी तुम ऑब्ज़र्व करोगे कि बच्चे मतलब वो छोटी-सी ही उम्र में वो काम करना शुरू कर देते थे। क्यों? बिकॉज़ दे वर ट्रीटेड लाइक यंग एडल्ट्स। लेकिन आजकल के टाइम पे तुम देख रहे हो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई बच्चों को इस टाइम पे परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें एन्जॉय कर देना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए एक्सेट्रा। तो ये आइडियाज़ ऐसे ही तो नहीं आ गए ना, पेड़ पे से तो नहीं गिरे, है ना? जैसे एप्पल गिरा था आइंस्टाइन के सर पे। हुआ क्या था? क्या हुआ था पता है? चाइल्डहुड के बारे में कुछ लोग जो है जैसे प्रिंट कल्चर वगैरह का टाइम आता है तो बुक्स रीडिंग वगैरह शुरू होते हैं, लोग जो है वो अवेयर होते हैं, आइडियाज़ का स्प्रेड होता है, तो फिर लोगों को पता चलता है दे स्टार्ट टू क्वेश्चन कि भाई चाइल्डहुड एक ऐसा फ्रेज है जहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक स्टेबल लाइफ चाहिए होती है, उन्हें चाइल्डहुड का टाइम पीरियड में उन्हें सीखने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, कूदने देना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको चाइल्डहुड में देना चाहिए। तो वहां से चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है जहाँ पे लोग जो थिंकर्स है वो डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट चाइल्डहुड टाइम पीरियड, और फिर क्या देखने को मिलता है दैट जो चाइल्ड लेबर है उसे बैन किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड आता है, एंड तमाम तरीके के चेंजेस आजकल के टाइम में तुम देख ही रहे हो कि बच्चों को अब क्या करना होता है, पढ़ाई करना होता है। उस टाइम पीरियड में एक टाइम डिसाइड हो गया ना कि दिस इज चाइल्डहुड, आप स्कूल जाओगे, आप खेलोगे कूदोगे और मस्ती करोगे, है ना? उस टाइम पे तुम्हें कमाने की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज आ जाती है तुम्हारे कल्चरल चेंज में, जहाँ पे तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे वैल्यूज पे चेंजेस आते हैं, तुम्हारे लाइफस्टाइल में चेंज आते हैं, और स्ट्रक्चरल चेंज भी। आई होप इट इज क्लियर। अब कॉजेज मतलब चेंज कैसे आते हैं, मतलब बेस्ड ऑन कॉज की बात करें तो एक होता है इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सोर्स। तो जैसे इन्वायरमेंट की बात करें ना बच्चे, तो हमारे इन्वायरमेंट में अगर प्रभाव पड़ता है तो हमारी जिंदगी में भी प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है, ठीक है? जैसे क्लाइमेट हो गया, नेचुरल डिजास्टर एंड ज्योग्राफी। आप कौन से एरिया से हो ये डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके का खाना पसंद करते हो, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो। तो ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक है ना वो वहीं से आती हैं कि आप कौन से इन्वायरमेंट, कौन से फिजिकल कंडीशन से हो। जैसे कि अगर आप लेट्स से वेस्ट बंगाल से हो, सो आप बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है दिल्ली की, वो झेलने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है? वाइल अगर आप यूपी, बिहार के ही हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये एक एनवायरमेंटल सोर्स है। एनवायरनमेंट के बारे में हम 2 घंटे भी बात कर सकते हैं कि इसके पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि कहीं अगर कहीं नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, ठीक है? मान लो कोई पर्सन है जो दिल्ली में या कोई भी जगह पे रह रहा है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो उसे उस जगह से उसका नेटिव प्लेस है, उसे उस जगह से हट के कहीं और जाना पड़ता है ना? माइग्रेट करना पड़ता है, तो उससे क्या होगा? वो जहाँ पे भी जाएगा तो अब उसके आइडियाज़, उसके थिंकिंग, उसका रहने तो पहनने का तरीका जो है, वो सब चीज़ बदल जाएगा आफ्टर दैट नेचुरल डिज़ास्टर। राइट, सो दैट इज हाउ इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंट का जो है हमारे इफेक्ट है, वो कैसे हमारे लाइफ में, समाज में चेंज ला रहा है, वो आपको समझाया जा रहा है, ठीक है? अगर आपका इन्वायरमेंट में नेचुरल डिजास्टर आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, तो भी आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा ग्रेटली इफेक्ट होता है, बीमारी वगैरह हो जाता है पर्सन को, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है ना? जो हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि खुदाई करते समय कुछ तेल वगैरह हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो जिसकी वजह से आजकल के कुछ कंटेम्प्रेरी कंट्रीज हैं जहाँ पे तेल की ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है अमाउंट में, है ना? सऊदी अरब कंट्रीज की मेनली हमने डिस्कस किए थे, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट भी है। सेकंड है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सोर्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सोर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स का इन्वेंशन और इकोनॉमी में चेंज आना, तो इससे क्या होता है? टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो हमारे लाइफ में भी चेंज आएगा। जैसे अगर हम देखें तो आजकल के टाइम पे चैट जीपीटी का यूज हम अक्सर बहुत ज्यादा करते हैं इन डूइंग प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, है ना? सो ये चीज क्या है? या हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने छोटे छोटे कामों में, है ना? तो ये चीज क्या है बच्चे? जैसे अगर आपको पढ़ना भी है तो अब आप ट्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो बस बैचेस खरीद लेते हैं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ते हैं। तो ये सारी क्या चीजें हैं बच्चे? आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे कैसे पड़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं? आप डिपेंडेंट हो कि नहीं टेक्नोलॉजी पे? कि आपको इंटरनेट चाहिए, आपको पढ़ाई करने के लिए फोन भी चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको टीवी भी चाहिए। सो ये सारी चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस, ठीक है? So that is showing that how this changes are affecting your personal life, है ना? पॉलिटिकल चेंज की बात करें तो पॉलिटिकल चेंज जैसे अगर हम राइट टू वोट देखें या फिर हम देखें आजकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने डिस्कस मेनली हम लोग ने देखा था कि कैसे राजा जो है, पहले राजा रूल किया करते थे,
राजा रानी, तो वो जो काम किया करते थे, मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, मान लो मैं राजा हूँ, ठीक है? मान लो कि मैं राजा हूँ और मैंने कोई एक्स किंगडम है उसको हरा दिया, तो अब वो एक्स किंगडम मेरा हो गया। अब मैं जहाँ जो पॉलिसीज़, जो नियम का कायदे कानून लाना चाहती हूँ, वहाँ पे ला सकती हूँ। तो अब मेरे द्वारा उस एक्स कल्चर में चेंज आएगा, है ना? एक्स जो हमारी स्टेट थी, उसके अपनी खुद की कल्चर थी, खुद के राइट्स थे, खुद की सोच थी, खुद के वैल्यूज़ थे, फेस्टिवल्स थे। अब मैं उसकी राजा हूँ उस एरिया के, क्योंकि मैंने उसे कन्क्वायर कर लिया है, तो फिर मेरे जो आइडियाज़ होंगे वो मैं इम्पोज़ करूँगी उन पे, है ना? तो फिर तो उनका डिस्ट्रॉय हो गया और उनके समाज में चेंज आ गया, है ना? तो ये पहले के टाइम पे चलते था। अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं क्या, कि अभी वॉर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत रीसेंट एग्जाम्पल पढ़ा था ऑफ जापान एंड अमेरिका का एग्जाम्पल, ठीक है? जहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका ने कैसे जापान को हरा दिया था विश्व युद्ध में, एंड देन वी सॉ हाउ दैट जैसे ही हरा दिया तो फिर जापान पे कंट्रोल अमेरिका का हो गया, एंड अमेरिका ने क्या किया, अपने अपने पॉलिसीज वगैरह बनाने लगे, ठीक है? अपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने लगे इन जापान। यूएस एट दैट टाइम जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था टेक्नोलॉजी के मामले में, एंड जापान उससे बहुत ज्यादा इंट्रीग हुआ था कि भाई ये लोग तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो इनके टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करने लगे वो लोग, जापानीज लोग। देन हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम वी सॉ दैट जापान ने उनको देख के कॉपी पेस्ट करने लगे थे, फिर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अव्वल होने लगे, बहुत ज़्यादा बेटर होने लगे, एंड आजकल के टाइम पे हम देख रहे हैं जापान इज़ नाउ व्हाट? वेरी फेमस फॉर इट्स टेक्नोलॉजी, इवन मच मोर देन द यूएस, ठीक है? It is also one of the it is also one of the superpower, emerging power, you can say. So that is what we are seeing कि कैसे इकोनॉमी, जैसे पॉलिटिक्स का भी कैसे हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। जापान के जो जापानीज पीपल थे उनके लाइफ में कैसे चेंज आया, यूएस के अंडर में थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, फिर टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज्यादा मास्टरी किए, और भले ही युद्ध में वो हार गए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में उन्होंने अमेरिका को भी बीट मार दिया, है ना? तो पॉलिटिक्स देखो कैसे हो रहा है और वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। फिर कल्चर की बात करें तो पहले के टाइम पे क्रिकेट तुम सुनते थे? क्रिकेट तो भाई ब्रिटेन लोगों का जो है ना पास टाइम हुआ करता था, कि ऐसे बॉल लेके ऐसे खेलते रहते थे। लेकिन अब देखो क्रिकेट कितना फेमस है, आप लोग भी बहुत ज्यादा क्रिकेट के फैन होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना? कमेंट में बताइए हो कि नहीं। सो या सो क्रिकेट के फैन आप हो, है ना? तो ये क्या है, कल्चर में ही तो चेंज आया ना बच्चे। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो अ, हमारे जैसे वी से व्हाट वाज दैट, एक टर्म था, चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे उस टर्म को जब याद आता है आगे में। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्रिकेट ओनली फॉर दिस टाइम, क्रिकेट क्या था, एक नॉर्मल सा पास टाइम था, लेकिन अभी देख रहे हो कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा players are also earning respect and status and money extensively, isn't it? So how this कल्चर इज अफेक्टिंग आवर लाइफस्टाइल। अब हमारे कल्चर में चेंजेस ग्रेजुअली आ रहे हैं, ठीक है? रिलीजियस मूवमेंट, न्यू आइडियाज एंड इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट, जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा मार्केट ओपन अप हो गया है, वी आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल, एंड इसका इफेक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड, इसका इफेक्ट पड़ रहा है इन दी वेयर बच्चे, हमारे खुद की कंट्री में, हमारे कल्चर में हमारे आइडियाज एक्सपैंड हो रहे हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर आइडियाज, डेमोक्रेसी जो आइडियाज है, ये वेस्ट के ना कॉन्सेप्ट है, तो हम उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट से हमारे आइडियाज इंटरेक्ट हो रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिबेटिंग। अब इसका जैसे मैं वो टर्म याद करने की कोशिश करी थी, इट वाज कॉमनवेल्थ बच्चे। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था, सो मेनली वी हैव डिस्कस दैट कॉमनवेल्थ गेम्स आर दोज गेम्स जहां पे हम देखते हैं कि वो कंट्रीज होती हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज होती हैं जो कि वंस वाज अंडर द ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन ने अपना जो कॉलोनियलिज्म किया था, कॉलोनियलिज्म कह लो या कॉलोनी बनाई थी डिफरेंट कंट्रीज को, तो वो सारे कंट्रीज जो है एकजुट आके कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्यों खेलते हैं, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि जो गेम्स है उनका रोल्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट इट, पीपल आर लाइकिंग इट, एंड व्हाई दे आर लाइकिंग बच्चा, उसका बहुत छोटा एग्जाम्पल है, क्रिकेट शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो वी फील वेरी नाइस, राइट? तो ये सारी चीजें हैं बच्चे, कल्चर चेंजेस वेयर वी आर सीइंग कि हमारा लैंग्वेज, हमारे गेम्स, हमारे आइडियाज, हमारे वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम पे होते जा रहे हैं, एंड दे आर अफेक्टिंग अस, आवर लाइफस्टाइल्स,
एंड इट इज ग्रेटली शेपिंग आवर लाइफ। मतलब समाज में चेंजेस, अगर उन जगहों पे चेंजेस आ रहे हैं तो हमारे समाज, हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। क्रिकेट में कोई जीतता है तो वी सेलिब्रेट, है ना, पटाखे फूटते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, हमारे समाज से बहुत, मतलब यही है इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं सोशल चेंज की। सो समाज में जो भी चेंजेस आते हैं ना वो हमें अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी एज वेल, बहुत ज्यादा। सो इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई यू आर रीडिंग अबाउट सोशल चेंज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल ऑर्डर बच्चा, सो सोशल ऑर्डर इज काइंड ऑफ स्टेबिलिटी विच यू गेट। ठीक है, काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन द सेंस कि तुम जानते हो कि तुम्हारा स्कूल यहाँ पे ही है ना, और तुम्हें रोज सुबह उठ के इसी जगह पे कुछ एक के वाला एरिया है, यहाँ पे ही तुम्हें जाना है। अगर रोज रोज तुम्हारा स्कूल बदलेगा तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, रोज रोज तुम्हारी मम्मी डिफरेंट तरीके का खाना बनाएगी। अब होता है ना, हमें अपने लाइफ में स्टेबिलिटी इन द सेंस, स्टेबिलिटी क्या देती है, हमें सिक्योरिटी देती है। अगर आपको पता होगा कि आपका स्कूल इस जगह पे है तो आप परेशान नहीं होगे, आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आपको रोज रोज स्कूल ढूंढना पड़े तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, इनसिक्योर हो जाओगे और आपको बहुत खराब फील होगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट सोशल ऑर्डर इज, समाज में जब चेंजेस आता है तो समाज के चेंजेस को रेगुलेट करता है सोशल ऑर्डर। ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, सो सोशल ऑर्डर आपको स्टेबिलिटी देता है, कंटिन्यूटी देता है एंड प्रिडिक्टेबिलिटी देता है बच्चा। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं मैं शॉर्ट में। मान लो किसी किसी के पेरेंट्स अगर ड्रग एडिक्ट्स है, ठीक है, किसी के पेरेंट्स अगर ड्रग एडिक्ट्स है, सो उसको उसको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, है ना। उसके पेरेंट्स अगर ड्रग एडिक्ट्स हो जाएंगे तो वो घर जाता है फिर स्कूल से, तो उसके पेरेंट्स उसे अनवांटेड ट्रीट करते हैं। देन उस बच्चे के अंदर सिक्योरिटी नहीं होगा, इनसिक्योर होगा, बात बात पे उसे डर लगेगा कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मैं तो अनवांटेड हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, ये वो तमाम तरीके की नेगेटिव चीजें उसके दिमाग में भरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो पर्सन है, जो जिसके पेरेंट्स जो है एडिक्ट हो जाते हैं, एक्स पर्सन मान लो अगर वो है, तो उसका जो लालन पालन है, लालन पालन भी ना कहो, इन मॉडर्न वर्ड्स अगर उन्हें हम कह दें कि इसका जो ब्रॉटअप है, ठीक है, मतलब ये इसका जो पोषण है वो जिस तरीके से, जिस बैकग्राउंड से होगा वो बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम योर बैकग्राउंड, है ना। सो ये पर्सन जो है, एक्स पर्सन, ये तुमसे बहुत ज्यादा अलग होगा, बहुत बहुत ज्यादा अलग होगा। उसको प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसके लाइफ में कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, तो वो फिर अपने लाइफ में एक्सेल कर पाई, इसके चांसेस बहुत कम है। उसके चांसेस बहुत कम है कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा लेवल पर अचीव कर पाए देन दैट ऑफ यू, isn't it? So social order is also something like that, जो हमारे लाइफ में हमें स्टेबिलिटी देता है, कॉन्टिन्यूटी देता है एंड प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ से अर्न करना है, वहां से अर्न करना है, वो तुम्हारा फाइनेंस तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस का ध्यान रख रहे हैं ना, तुम्हारे बेसिक नीड्स वो लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, तुम्हें पता है कि हाउ दे विल बिहेव, इन व्हाट वे दे विल बिहेव, यू कैन प्रिडिक्ट दैट, है ना। मान लो तुम अपने पेरेंट्स से खाना मांग रहे हो तो फिर वो या तो बोलेंगे खाना खा ले चुपचाप जाके निकाल के, या फिर वो निकाल के दे देंगे तुझे, तुम्हें। सो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे ये प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, कॉन्टिन्यूटी हो गई। ठीक है, जिससे तुम्हें एक सिक्योरिटी महसूस होती है। तो समाज भी ऐसे ही चलता है बच्चा। ठीक है, एक्स पर्सन जिसके पेरेंट्स जो है वो ड्रग एडिक्ट्स हैं या फिर ड्रग एडिक्ट्स है, तो उस पर्सन को सोचना पड़ेगा कि वो स्कूल कैसे जाए, स्कूल की फीस कैसे बढ़े, फिर घर उसके बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पाएंगे, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसके पेरेंट्स कब उसे धक्के मार के निकाल दे, क्या कर दे, कुछ नहीं जानता वो, ना। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि समाज में चेंज आता रहता है, पर उसे रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर आपके समाज में स्टेबिलिटी लाता है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, कॉन्टिन्यूटी लाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है। मेन चीज आपको यही है कि आप समझ जाओ कि सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई इट मैटर्स। तो सोशल चेंज, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सोशल चेंज, समाज में चेंज, समाज में ऑर्डर कैसे आता है। पहला, जबरदस्ती लाना पड़ता है ना, और दूसरा प्यार से। प्यार से आपको मैं कोई चीज बोलती हूँ, आप मान जाते हो, तो उसे हम कहेंगे शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, मतलब आप खुद एक्सेप्ट करते हो, ओके, दैट व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट शुड बी फॉलोड, आप खुद तय कर लेते हो। दूसरा है कि अगर आप बात ना मानो तो आपको
पीट के समझाया जाए। तो ये सारी चीजें आपका कोवर्शन और पावर में होता है। तो सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, समाज में ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है? आप घर में बदमाशी करोगे तो या तो आपको प्यार से समझाया जाएगा या फिर आपको मार के समझाया जाएगा। तो वही होता है सोसाइटी में। सोशल ऑर्डर आपका मेंटेन होगा या तो कि आप एक्सेप्ट करोगे, शेयर्ड वैल्यूज नॉर्म्स की तरह आप खुद एक्सेप्ट करते हो, और दूसरा या फिर कोवर्शन और पावर। ठीक है, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया तो फिर आपको चालान कटेगा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। ये टॉपिक्स जहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है वो है कॉन्टेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। इस कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, रेसिस्टेंस और स्ट्रगल। मान लो कोई कुछ ऐसा हो रहा है सोसाइटी में जो आपको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई ऐसी पॉलिसीज आ गई जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप क्या करोगे? आप प्रोटेस्ट करोगे, है ना? सो दैट इज योर कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन इज ऑल अबाउट जहां पे आप एग्री नहीं कर रहे होते हो, आपको चाहिए कि आप चेंज लाओ सोसाइटी में, रेसिस्ट करो उस पर्टिकुलर पॉलिसीज को, प्लान्स को ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट। सो वाई कंटेस्टेशन ऑकर्स, ये होता क्यों है? बिकॉज हम देखते हैं कि पहला, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हम जानते हैं ना कि पॉपुलेशन स्पीड में पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत यू कैन से स्लोली ग्रो, मतलब स्लोली वी कैन से इट इज इसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, सो इसी वजह से रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ के पास बहुत ज्यादा है, कुछ के पास कम है। सो दिस इज व्हाई कंटेस्टेशन होता है कि भाई आप इस पॉलिसी के थ्रू आप उस क्लास को फेवर कर रहे हो, हमें फेवर नहीं कर रहे हो, हमारा कंडीशन ज्यादा बेकार है, खराब है। समाज में इनइक्वालिटी हो, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर या फिर क्लास के बेसिस पे, या फिर किसी को राइट्स और जस्टिस ना मिले, तो इस वजह से ही हम देखते हैं कि अक्सर कॉन्टेस्टेशन या प्रोटेस्ट होते हैं। कॉन्टेस्टेशन में मेनली हम प्रोटेस्ट देखते हैं। ठीक है, क्राइम क्या होता है बच्चा? क्राइम मतलब होता है कि आपने किसी लॉ को तोड़ दिया, समाज में कोई लॉ बना हुआ था, आपने उसे तोड़ दिया। ठीक है, लॉज डिफाइन व्हाट इज क्राइम। अब लॉज है, ठीक है, लॉज मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा करना है, अगर आप उसे नहीं करते हो तो देन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर क्राइम, यू आर डूइंग क्राइम। अगर मैंने बोल दिया कि आप वहां पे, अब मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया, मैंने आपको बोल दिया बैठ जाओ, लेकिन आप नहीं बैठ रहे हो, तो मैं क्या करूंगी? उसे मैं क्राइम मान लूंगी। तो ये पहले के टाइम पे राजा जब होते थे तब माना जाता था, बट या दिस इज व्हाट क्राइम इज इन वेरी शॉर्ट। अनटचेबिलिटी जो है was once socially accepted but is now a crime। ठीक है, अब किसी को मतलब लॉ बना दिया ना, लॉ के हिसाब से अनटचेबिलिटी बैन है, लेकिन अगर आप किसी को देखते हो कि भाई वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्राइम कर रहा है, क्योंकि वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, वायलेंस की बात करें तो वायलेंस मतलब होता है कि आप किसी पे हाथ उठा देते हो, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हो, हार्म करते हो किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी पर्सन को। इन दैट केस आपको क्या, इट इज ऑफन यूज, ये मेनली यूज किया जाता है किसी को अप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए या फिर एक्सक्लूड करने के लिए। तो अब जो कास्ट वायलेंस है, कम्युनल राइट्स है, ये इसके एग्जाम्पल है। क्राइम जो है एंड वायलेंस शोज दैट सोशल ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन कंसेंसस, यानी कि अगर कोई बट ऑल्सो इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्टेस्टेशन, यानी कि हम देखते हैं कि ये तीनों जो है, कंटेस्टेशन, क्राइम, वायलेंस, ये तीनों साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, कंटेस्टेशन लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्राइम और प्रोटेस्ट करते, जब प्रोटेस्ट का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो वो क्या करने लग जाते हैं? लॉज को ब्रेक करने लग जाते हैं, वायलेंस करने लग जाते हैं, दंगे फसाद मार पिटाई सबकी करने लग जाते हैं। तो ये तीनों कंसेंसस के बेसिस पे नहीं होता, ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका परिणाम सोसाइटी में अच्छा नहीं होता है। मेनली माना जाता है कि ये जो वायलेंस का अधिकार है ये सिर्फ इसके पास है, ये अधिकार सिर्फ स्टेट के पास है, नॉट टू द इंडिविजुअल पीपल। अगर वो लोग वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं देन दे विल बी पनिश्ड। एक और टॉपिक है जहां पे आपको इन तीनों का रिलेशन क्या है, कंटेस्टेशन, क्राइम, वायलेंस का, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में मेनली तीनों का कनेक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट है डोमिनेशन, लॉ, अथॉरिटी। डोमिनेशन मतलब अक्सर क्या होता है ना, सिस्टमैटिकली होता है, जहां पे कोई वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो वीक के ऊपर कंट्रोल गेन करने की कोशिश करता है। जैसे अपर कास्ट जो थे वो पहले के टाइम पे डोमिनेट करने की कोशिश किया करते थे लोअर कास्ट को इन ट्रेडिशनल विलेज सोसाइटीज, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, लॉ, अब डोमिनेशन को हटाने के लिए आता है लॉ। ठीक है, लॉ क्या है? ये फॉर्मल सिस्टम। अब लॉ और नॉर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नॉर्म्स होता है जो रिटन नहीं होता, वो आप नॉर्म्स मतलब क्या, कि आपको बड़ों का इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, वो आपको जैसे बोले उसे करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। तो कुछ ऐसे रूल्स जो आप खुद में मानते हो और उसे फॉलो करते हो, ये कहीं लिखा नहीं होता, आपने खुद सीखा होता है अपने आसपास के बैकग्राउंड को देख के। जैसे किसी को देखोगे
तो उसे हाय हेलो करोगे, अपने फ्रेंड्स को देखा तो, टीचर्स को देखोगे तो उसे उन्हें भी विश करोगे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्म्स. लॉज जो हैं वो फॉर्मल सेट्स होते हैं ऑफ रूल्स जो कि इनेक्ट किए जाते हैं बाय द स्टेट. इसे ये एक्सप्लिसिट होते हैं, रिटन होते हैं, कोडिफाइड होते हैं. दीज आर कीवर्ड्स यू शुड नो. रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को. ठीक है, मतलब लॉज क्या है? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डाउरी. लॉज बना दिया कि कानून बन गया है कि आपको ये नहीं करना है तो आप नहीं करोगे. ठीक है, एंड इट इज ऑन एवरीवन. देन लॉज आर नॉट न्यूट्रल, दे ऑफन रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स. अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे जो लॉज हैं वो अपर या डोमिनेंट कास्ट के हित में होती है. अक्सर ऐसे डिबेट्स चलती रहती है लॉज के बारे में, पर लॉज जो है मेनली इट इज समथिंग. देयरफॉर लॉज कैन बिकम साइट्स ऑफ स्ट्रगल एंड चैलेंजेस. कभी कभार कुछ लॉज जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं जिसके वजह से हम देखते हैं कि स्ट्रगल आ जाता है, समाज में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है बहुत से लोगों को, एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट इज अथॉरिटी. अब लॉ समझ में आ गया कि लॉ मतलब क्या है? कानून है, लिखा होता है, आपको फॉलो करना होता है. डोमिनेशन मतलब कि आप पे कोई, आप अगर वीक हो तो आपके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है. अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर. पावर मतलब क्या है? कि आपके पास पावर है कि आप किसको पीट दो, है ना? तो ये पावर गलत सेंस में यूज हो जाएगा, है ना? जब आपके पास अथॉरिटी है दैट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पावर, जहाँ पे आपके आपके जो अधिकार है, मतलब आपके पास पावर है. और ये पावर आपके पास कैसे आई? बिकॉज बहुत सारे समाज में जो लोग हैं वो उन्होंने आपको पावर दी है. देन दैट मीन्स इट इज अथॉरिटी. जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्शन होता है, हम सिटीजन्स जाते हैं, वोट करते हैं एंड किसी पर्सन को जिताते हैं एज एमएलए, एज पीएम, एज whatever post. So that is what authority. हम खुद साथ में आ गए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाए, हम पॉलिसीज प्लान्स बनाए स्टेट के लिए. सो दैट इज व्हाई वी डू इलेक्शन. हम इलेक्शन करते हैं, हम चूज करते हैं पर्सन को, वो जाके हमारे लिए क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है. तो वी आर गिविंग अथॉरिटी, वी आर गिविंग द पावर and the right that he or she have the decisions to make the plans and policies. So ये सारी चीजें अथॉरिटी में होता क्या है? सिंपल वर्ड्स, आप पावर दे रहे होते हो एंड आप उसे राइट मान रहे होते हो क्योंकि आप ही ने दिया है वो पावर. ठीक है, मैक्स वेबर की बात आ जाती है अथॉरिटी के बारे में. वो बताते हैं कि अथॉरिटी जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. He tried to explain the authority in three ways. ट्रेडिशनल, जो कि पहले के टाइम पे चला करता था, पहले के समाज में जो था ना, वो ट्रेडिशनल टाइप का रूल चलता था. विलेज एल्डर्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते थे एंड इस तरीके से चला करता था. कैरिस्मेटिक मतलब होता है कि लीडर्स जो हैं, लीडर्स बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उस हिसाब से रूल चलता था. अभी के टाइम पे मॉडर्न स्टेट में हम देख रहे हैं रैशनल लीगल, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है. ब्यूरोक्रेसी मतलब जानते हो आप, है ना, सिविल सर्वेंट्स एंड दे आर कंट्रोलिंग, नॉट या दे आर, यू कैन से, एक तरीके से उनके पास अब अथॉरिटी है ना, एंड दे आर व्हाट, उनके वजह से हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस चल रहा है. नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको लिंक बताया जा रहा है कि डोमिनेशन अथॉरिटी लॉ का लिंक क्या है. तो अथॉरिटी यूज करता है लॉ को टू मेंटेन ऑर्डर, लॉ सपोर्ट करता है डोमिनेशन को. ओके, लॉ कैन सपोर्ट डोमिनेशन समटाइम्स, बट इफ इट इज देन ये सही नहीं होता है. पीपल चैलेंज करते हैं डोमिनेशन को थ्रू प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स. सो दलित एंड वुमेन्स मूवमेंट जो है ये चैलेंज करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को. आप देखते हो कि आप उस टाइम पे स्टेट था, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर थी, लॉज थे, ठीक है, लेकिन डोमिनेशन था मेन का इन द सोसाइटी पहले, है ना, डोमिनेशन था अपर कास्ट का. तो ये लोग जो है women's dalits, they came, they protested, and that is what the link between domination, authority and law. ठीक है, domination, authority and law. So ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है. Change in order in rural society की बात करें, which is another parameter. रूरल सोसाइटी मतलब गांव, जहाँ पे स्मॉल साइज पर्सनलाइज रिलेशंस हुआ करते थे. अब यहाँ पे समाज में चेंजेस कैसे आते थे? समाज में चेंज आएगा लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, फार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई टेक्नोलॉजीज आ गई, HYVCs, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके थ्रू हमारे गाँव में चेंजेस आए. माइग्रेशन टू सिटीज, अगर कोई लोग जो है, कोई भी पर्सन जो है वो सिटीज में मूव कर देता है, फिर वापस वो यहाँ पर आता है, देन उससे भी वो पर्सन कुछ सीखा होता है, वो इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे, तो उससे भी चेंजेस आते हैं. कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी इंप्रूवमेंट्स आते हैं, है ना. अब ग्लोबलाइजेशन से भी गांव में बहुत ज्यादा हद तक चेंजेस देखने को मिल रहा है. वहां पे भी अब लोग जो है उनके पास फोन है, दे आर मेकिंग व्लॉग्स, दे आर मेकिंग
स्टोरीज एंड बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पहले के टाइम पे रूरल सोसाइटीज में चेंजेस नहीं थे ज्यादा, स्ट्रिक्टनेस बहुत थी रिलेशंस को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, है ना, कंट्रोल था। लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं। ऑर्डर की बात करें तो हायरार्कीज अभी भी हैं, है ना, कास्ट अभी भी कुछ हद तक माना जाता है इन द व्हेन इट कम्स टू मैरिज। देन देयर इज एक एनोनिमिटी है, वो नहीं होती। मतलब आपके कास्ट में अगर आप हो और इस कास्ट से होने के बाद आप किसी कोई एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो तो फिर ये चीजें आपकी नहीं चलती थी। तो कुछ तरीके के, जैसे अभी भी देखोगे तो डोमिनेंट कास्ट जो है वो भी वो उनका दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है विलेज एरियाज में। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, चेंज हो गया, ऑर्डर हो गया। इन अर्बन सोसाइटी की बात करें तो अर्बन सोसाइटी में भी है लार्ज पॉपुलेशन। इसको कैरेक्टराइज कैसे करोगे? इसके फीचर्स है कि लार्ज पॉपुलेशन होता है, डेंसिटी होती है, डाइवर्सिटी एंड फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल बॉन्डिंग्स नहीं होती हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप्स ज्यादा होती हैं। चेंजेस कैसे आते हैं अर्बन एरियाज में? इंडस्ट्रियलाइजेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन के थ्रू आया। फिर माइग्रेशन, लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया पे आते हैं तो उससे हमारे समाज में चेंज आया। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, प्रिंट कल्चर, इससे भी हम देख रहे हैं कि अर्बन एरिया जो है वो और ज्यादा इवॉल्व हो रहा है और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है इन इट्स ग्रोथ। इनोवेशंस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्लास और कास्ट में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन मोर स्पेसिफिक। अगर हम बात करें ऑर्डर की बात करें तो अभी भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तो है ना, जैसे पुलिस है, आपका ब्यूरोक्रेसी है, लॉज है, तो वो तो अभी भी है। देन हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, पब्लिक सेफ्टी, इसका ध्यान अभी भी रखा जाता है, पहले भी रखा जा रहा था। ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम, समस्या अभी भी है। सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें, कंपटीशन जो है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, जॉब्स को लेके चाहे सर्वाइवल को लेके। तो ये सही तमाम तरीके की चीजें हैं बच्चा। डिफरेंसेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या चेंज आपके लॉन्ग 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि चेंज इन ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन एरिया को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको दोनों समझ में आना चाहिए, तभी आप दोनों का एक बड़ा बढ़िया आंसर बना पाओगे। डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि रूरल एरिया में पॉपुलेशन स्मॉल होती है, लार्ज होती है यहाँ पे अर्बन एरियाज में। रिलेशंस पर्सनल होते हैं रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में इम्पर्सनल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं मेनली। देन यहाँ पे सोशल कंट्रोल इनफॉर्मल होता है, मतलब आपके जो क्लान्स है, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो, या पंचायत से, पंचायत तो खैर फॉर्मल हो गया, पर आपके खुद के फैमिली जो है, या यू कहो सोसाइटी, कम्युनिटी कह लो, वो आप पे जैसे मान लो कि अगर आपने किसी पहले के टाइम पे बात करें तो पहले अगर आपने किसी कास्ट के बाहर शादी कर ली ना, तो फिर आपको अपने कास्ट से बाहर बेदखल कर दिया जाता था। तो इस टाइप की चीजें कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पे फॉर्मल होता है, यहाँ पे चेंजेस स्लो थे, यहाँ पे रैपिड थे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन था, यहाँ पे इंडस्ट्री एंड सर्विसेज मेन थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चैप्टर में एक्सप्लेन की जा रही है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना आपको नहीं भूलना है बच्चा। एंड अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चे, डू इट। एंड चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो आई होप इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। एंड अगर कोई डाउट है आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन, इन द इंस्टाग्राम एज वेल। एंड सेशन में चीजें समझ में आई तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैम सेशन में सब कुछ क्लियर रहा अच्छे से। एंड ऑल्सो इज दिस सेशन हेल्पिंग यू और नॉट, आई वॉन्ट टू नो इन द कमेंट सेक्शन। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट, ठीक है। चलिए, so we'll meet once again very soon in the next sessions. Till then take care. Playlist आपको आई बटन पे मिल जाएगा, do not forget to join। and अगर आपने previous chapters या बाद में जो भी chapters हैं आपको follow करना है तो वो playlist is very important for you all, ठीक है। Till then take care, मिलते हैं next video sessions में। Take care everyone.